नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के विषय में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 1 का यह क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं दशा बताते हुए इतिहास से इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप लोग पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में यह महासमुद्र द्वारा घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व कोनों पर समुद्र नहीं है, पर उसकी सीमा निर्धारित करने के लिए हिमालय की पश्चिमी और पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर मुड़ गई हैं और समुद्र तट तक चली गई हैं। हिमालय की पश्चिमी पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर सफ़ेद को सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों के रूप में अरब सागर तक चली गई हैं और भारत की सिंधु घाटी को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से पृथक करती हैं। उत्तर पश्चिम की ओर भारत की असली वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत के दोनों ओर का प्रदेश जो अब अफगानिस्तान के अंतर्गत है। प्राचीन काल में भारत का एक ही अंग था। उत्तर पूर्व में हिमालय की एक श्रृंखला दक्षिण की ओर झुकती है और लुसेई, नागा, पटकोई पहाड़ियों के रूप में बंगाल की खाड़ी तक चली जाती हैं। प्रकृति ने भारत को एक विशाल दुर्ग के समान बनाया है, जो पर्वत श्रृंखलाएं और समुद्र से घिरा हुआ है। जैसी सुंदर तथा स्वाभाविक सीमा भारत की है, वैसी शायद ही किसी देश की है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 37 डिग्री 6 अक्षांशों तथा 92 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसमें कर्क रेखा कोलकाता के ऊपर से जबलपुर होती हुई कच्छ के रन से गुजरती है। तो हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति देख ली। भारत की भौगोलिक दशाएं, क्योंकि क्वेश्चन में दशा के बारे में हम देखते हैं। भारत की भौगोलिक दशाएं। भारतवर्ष की भौगोलिक दशाएं। भारत एक अत्यंत विशाल देश है। यदि रूस को यूरोप से अलग कर दिया जाए तो भारत का क्षेत्रफल शेष यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसकी विशालता के कारण ही अनेक इतिहासकारों ने इसे उपमहाद्वीप कहा है। यह उत्तर में हिमालय तथा शेष 3 दिशाओं में क्रमशः पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। विश्व के मध्य भाग में स्थित होने के कारण इसे विश्व हृदय के नाम से भी पुकारा जाता है। हमारा देश भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 80 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश तथा 66 डिग्री से 90 डिग्री देशांतर के बीच स्थित है। कर्क रेखा इसे मध्य 2 भागों में विभक्त करती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। प्राकृतिक बनावट के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ। दूसरा, उत्तरी भारत स्थित गंगा सिंधु का मैदान। तीसरा, राजस्थान का मरुस्थल। चौथा, दक्षिण का पठार। पांचवा, समुद्र तट। भारतवर्ष की भौगोलिक दशाएं हो गई कंप्लीट। अब भौगोलिक दशाओं का भारतीय इतिहास पर प्रभाव, क्योंकि क्वेश्चन में भौगोलिक दशाओं का भारतीय इतिहास पर प्रभाव भी आया है। तो भौगोलिक दशाओं का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है हिमालय पर्वत श्रेणियों और उनका प्रभाव। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की गगनचुंबी पर्वत श्रेणियां हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय पर्वत उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व में असम तक विस्तृत है। इसकी 3 बड़ी श्रृंखलाएं हैं जो एक दूसरे के लगभग समांतर चली गई हैं।
कश्मीर और कुल्लू की उपजाऊ विस्तृत तथा प्राकृतिक सुंदरता से विभूषित घाटियाँ भी इसी पर स्थित हैं। विश्व की कुछ प्रमुख चोटियाँ भी इसी पर स्थित हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलगिरी, नंदा देवी आदि प्रमुख हैं। हिमालय की इन पर्वत श्रेणियों ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है, जिसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। भारत की रक्षा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित बर्फ से ढकी पर्वत श्रेणियां आदि काल से भारत की रक्षा प्रहरी के रूप में करती आई है। यही कारण है कि आज भारत आज तक अपनी विशिष्ट संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए है। जलवायु पर प्रभाव। हिमालय पर्वत की गगनचुंबी पर्वत श्रेणियों ने उत्तर से आने वाली हवाओं को रोककर भारत की जलवायु को समशीतोष्ण बनाने में सहायता दी है। अगर हिमालय की ये पर्वत श्रेणियां ना हो तो भारत साइबेरिया की भांति ठंडा और निर्जन प्रदेश हो जाता। हिमालय के कारण ही भारत से पर्याप्त संभव हो सकी है। इसके बाद है नदियों का स्रोत। हिमालय से सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि उपयोगी नदियां निकलती हैं, जो न केवल सिंचाई के साधन ही उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि आक्रमणकारियों की बढ़ती हुई गति को रोककर सुरक्षा प्रबंध में भी सहायता करती हैं। उदाहरणार्थ सिकंदर के आक्रमण की गति को भी इन नदियों ने ही रोका था। नदियों ने ही भारत की भूमि को उपजाऊ बनाया है। अतः ठीक ही कहा गया है कि यदि हिमालय पर्वत ना होता तो गंगा का मैदान एक महान मरुस्थल होता। विभिन्न प्रकार की सभ्यता। चौथा में विभिन्न प्रकार की सभ्यता। भारत को एशिया के अन्य देशों से पृथक करने वाला हिमालय पर्वत ही है। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता एशिया के अन्य देशों की सभ्यता से भिन्न है। यहाँ के निवासियों के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, साहित्य एवं दर्शन आदि अन्य एशियाई देशों से भिन्न है। इस संबंध में डॉक्टर रे चौधरी का कहना है कि महान पर्वत श्रृंखला जो भारत को शेष एशिया से अलग करती है ने भारत को अपने आप में एक विश्व बना दिया है और इस प्रकार यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की सभ्यता को पनपने में सहयोग दिया। पांचवा, आध्यात्मिक विकास। हिमालय पर्वत पर स्थित अनेक कंदराएं तथा रमणीय स्थल विचारकों, सन्यासियों, कवियों, दार्शनिकों तथा साहित्यकारों के आकर्षण के केंद्र रहे हैं। इन कंदराओं तथा रमणीय स्थलों के एकांत एवं शांत वातावरण में चिंतन करके बुद्धिजीवियों ने भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्रदान किया है। छठवां है भारतीय सभ्यता में निरंतरता। भारतीय सभ्यता की निरंतरता को हिमालय पर्वत ने ही बनाए रखा है। हमारे विकास की गति चल रही है, किंतु हमारे बुनियादी सिद्धांत यथावत हैं। यही कारण है कि आज भी हमारे अनेक रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, जीवन के ढंग तथा सामाजिक आदर्श पूर्व की भांति ही हैं। महात्मा बुद्ध के समय के भारतीय समाज तथा वर्तमान भारतीय समाज में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। इस संबंध में डॉक्टर पारिकर ने कहा है कि यदि महात्मा बुद्ध पैदा हों तो भारतीय लोगों को देखकर तुरंत पहचान जाएंगे कि ये उनके अपने ही लोग हैं। भारतीय जीवन की यह अविच्छिन्नता हिमालय श्रृंखला का सर्वोत्कृष्ट उपकार है। इसके बाद इसका दूसरा है गंगा और सिंधु का मैदान और उसका प्रभाव। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। गंगा और सिंधु का मैदान और उसका प्रभाव। हिमालय के दक्षिण में भारत का विस्तृत समतल और प्राचीन काल में आर्यव्रत कहलाता था। आर्यावर्त जो महान नदियों गंगा और सिंधु की गोद में फैला हुआ है। इसका विस्तृत समतल ने देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दशा को प्रभावित किया है, जिसका वर्णन निम्न शीर्षकों के माध्यम से किया जा सकता है। तो गंगा और सिंधु नदी के मैदान और उसके कौन कौन से प्रभाव हुए। पहला, विदेशी आक्रमणकारियों को निमंत्रण। भारत का उत्तरी मैदान विश्व के सर्वाधिक संपन्न एवं उपजाऊ
मैदानों में से एक है। यही कारण है कि यह स्थान विदेशी आक्रमणकारियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस पर उत्तरी पश्चिमी सीमा के पार के देश के लोगों की ललचाई आंखें सदा टिकी रही हैं। वे लोग इस देश की खुशहाली को देखकर इसे सोने की चिड़िया कहा करते थे। वास्तव में भारत की संपन्नता ने ही विदेशी आक्रमणकारियों को निमंत्रण दिया। यही कारण है कि यह मैदान समय समय पर उत्तर पश्चिम से आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण का शिकार होता रहा है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा है चर्च शास्त्रों की रचना। अनेक धर्मशास्त्र यथा वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि की रचना इसी मैदान पर हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश भी इसी भूमि पर दिया था। तीसरा है शिक्षा केंद्र। उत्तरी भारत का मैदान न केवल साहित्य एवं सभ्यता का जन्म स्थान था, वरन शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। अनेक शैक्षिक केंद्रों यथा नालंदा, काशी, तक्षशिला, सारनाथ, उज्जैन तथा प्रयाग आदि की स्थापना उत्तरी भारत के मैदान में ही हुई थी। शिक्षा के इन केंद्रों में अनेक देशी विदेशी छात्रों ने शिक्षा ग्रहण कर भारत का गौरव बढ़ाया है। चौथा, राजनीतिक सत्ता के केंद्र। उत्तर का मैदानी भाग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण सदैव ही राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा है। लगभग सभी महान एवं शक्तिशाली राजाओं ने इस मैदान में अपना सैनिक संगठन किया और इसे अपनी राजसत्ता का केंद्र बनाया। यह मैदान मौर्य, गुप्त, वर्धन, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र रहा है। तीसरा नंबर, राजस्थान का मरुस्थल और इसके क्या प्रभाव हुए। राजस्थान का मरुस्थल गंगा सिंधु के मैदान और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। इस प्रदेश का अधिकांश भाग अनुपजाऊ तथा रेतीला है। यही कारण है कि यहाँ के लोग कठोर प्रकृति के होते आए हैं। राजस्थान के मरुस्थल का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान का मरुस्थल और उसका प्रभाव। तो पहला प्रभाव था वीर एवं बलिष्ठ सैनिक। शुष्क एवं रेतीली भूमि होने के कारण यहाँ सदैव से ही उपज बहुत कम होती आ रही थी। इतनी ही नहीं, यहाँ उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया, किंतु राजस्थान की इस स्थिति ने यहाँ के लोगों को बलिष्ठ, देशभक्त और जुझारू प्रवृत्ति वाला बना दिया। यही कारण है कि डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने राजस्थान को भारतीय सूरत्व का मक्का कहा है। इसका दूसरा पॉइंट हो जाता है शरण स्थली। राजस्थान का मरुस्थल संकट के समय में भारतीयों के लिए शरण स्थली रहा है। जब भी राजपूत उत्तरी मैदान के भागों में विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर पाए, उस समय उन्होंने राजस्थान में ही शरण ली और यहाँ अपने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। तीसरा पॉइंट है हिंदू संस्कृति एवं सभ्यता का रक्षक। राजस्थान के मरुस्थल ने हिंदू संस्कृति की सभ्यता की विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा की है। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों को सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल आदि शेष उत्तर भारत की तुलना में अपने मूल रूप से विद्यमान रही है। ये पॉइंट खत्म हो जाता है। अब चौथा, दक्षिण का पठार और उसका प्रभाव। गंगा और सिंधु के मैदान के दक्षिण में स्थित यह प्रायद्वीप के आकार का है। यह प्रदेश पथरीला और चट्टानी होने के कारण अनुपजाऊ है। तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए इस क्षेत्र में प्राचीन एवं मध्यकाल में यातायात से साधनों का अभाव रहा है। दक्षिण पठार की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव डालती हैं। इसका पहला है राजनीतिक जीवन पर प्रभाव। दक्षिण पठार की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ कभी भी राजनीतिक एकता की स्थापना नहीं हो पाई, वरन यह अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में रहे, जो सदैव अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहे हैं। दूसरा, युद्ध नीति पर प्रभाव। इस क्षेत्र के निवासियों ने यहाँ की प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल ही एक नई युद्ध को जन्म दिया, जो गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के नाम से जानी जाती है। इस युद्ध प्रणाली
के कारण ही दक्षिण के लोग उत्तरी भारत के शासकों से लोहा लेते रहे हैं। तीसरा, आर्थिक नीति का प्रभाव। अनुपजाऊ होने के कारण यहाँ के शासकों, विशेषकर मराठा शासकों की आय के स्रोत अत्यधिक सीमित रहे। यही कारण है कि मराठा शासकों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्यों को लूटा और उनसे चौथ सरदेशमुखी वसूल किया। प्राचीन संस्कृति और कला की रक्षा। यह क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति की कला का प्रधान केंद्र रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तरी भारत के मुस्लिम शासक अपनी विध्वंसात्मक नीति से इस क्षेत्र को जरा भी प्रभावित नहीं कर सके। यही कारण है कि यहाँ प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला सुरक्षित रही। पांचवा हो जाएगा समुद्र तट और उसका प्रभाव। इससे क्या क्या प्रभाव हुए? भारत का समुद्र तट बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है, जो भारत के इतिहास पर निम्नलिखित रूप से प्रभाव डालता है। इसका पहला प्रभाव, सामुद्रिक व्यापार का विकास। विस्तृत समुद्र तट तथा उसके अनेक पत्तनों के कारण ही प्राचीन काल में सामुद्रिक व्यापार का विकास संभव हो पाया। प्राचीन काल भारतीय व्यापारियों ने जल मार्ग द्वारा एशिया, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी एशिया के देशों, अफ्रीका तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापार कर व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की रचना की, स्थापना की। दूसरा प्रभाव होता है विदेशी आक्रमणों से रक्षा। यूरोपवासियों के भारत आने से पूर्व समुद्र ने भारत के लिए एक सुदृढ़ दुर्ग का काम किया और विदेशी आक्रमण से भारत को सुरक्षित किया। यही कारण है कि दक्षिण भारत के शासकों को कभी भी सामुद्रिक शक्ति के गठन की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जब यूरोपीय समुद्री मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए तो उनको रोका ना जा सका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 था भारत की भौगोलिक स्थिति एवं दशा बताते हुए इतिहास से इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको बताएंगे। यदि आपको अन्य प्रश्नों के सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।